यथार्थ से परे कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका हमसफर आनंद। आज आपको सुनाता हूं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी की लिखी कहानी रिटायरमेंट। मुझे भी अब रिटायरमेंट चाहिए। जैसे ही भावना ने ये शब्द कहे, बेटे और बहू ने अवाक होकर उन्हें देखा। बेटे दिव्य ने हंसते हुए चुटकी ली। मां, क्या बात कर रही हैं आप? आज डैडी रिटायर हो रहे हैं और आप मजाक कर रही हैं? मजाक? हैरानी से दिव्य की ओर देखते हुए मां ने कहा, मजाक नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूं। तुम्हारे डैडी अगर 60 के होकर रिटायर हो सकते हैं तो मैं तो उनसे 2 साल बड़ी हूं। मेरा तो उनसे पहले रिटायर होने का हक बनता है। भावना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। फिर यकायक संयत होते हुए कहा, यह मजाक नहीं है बेटा, मैं सच कह रही हूं। मां के शब्दों की दृढ़ता को देखते हुए दिव्य मां की कहीं दूर तक खोई आंखों में देर तक देख नहीं पाया। समझाने का प्रयास करते हुए उसने कहा, कैसी बात कर रही हो मां? आप कोई जॉब थोड़ी करती हैं जो आपको रिटायरमेंट चाहिए। इनफैक्ट उसने ठहाका लगाते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। जॉब तो नहीं करती, लेकिन मुझे अपने लिए वक्त चाहिए बेटा। अरे मां, आपके पास तो वक्त ही वक्त है। नहीं, वक्त ही तो नहीं है बेटा, रुआंसी होकर भावना ने कहा था। वक्त है ही कहां मेरे पास मेरे सपनों को उड़ान देने के लिए। कहां है वक्त मेरे पास खुद की तलाश करने के लिए। बरसों से पेंडिंग पड़े अपने सारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए नहीं है बेटा, वक्त नहीं है मेरे पास। दिव्य और आस्था आज मां के इस रूप को देखकर, उनमें आए इस अचानक बदलाव को देखकर स्तब्ध थे। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें अचानक हुआ क्या है। दोनों की आंखों में कई सवाल एक साथ उभर आए। दिव्य ने मां को पकड़ा और कहा, अच्छा मां, एक काम करते हैं, आप बैठिए, यहां पर आराम से बैठिए, बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने आज सुबह वाली दवाई ली या नहीं ली? ले ली है, भावना ने कहा। तो फिर अब बताओ, हुआ क्या है मां? दिव्य ने मां के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा। मुझसे या आस्था से कोई गलती हुई है क्या? दिव्य ने मां से बाल सुलभ लाड दर्शाते हुए पूछा। नहीं बेटा, मैं कोई टिपिकल वाली सास थोड़ी हूं जो तुम्हारे आगे बहू की चुगलियां करूं। आस्था तो जान है मेरी, और उसे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। अपनी आंखों में ढेर सारा लाड भरते हुए भावना ने आस्था की तरफ देखा और उठकर उसके माथे पर प्यारा सा चुम्बन जड़ दिया। आस्था की आंखें श्रद्धा से नत हो गईं। अच्छा मां, अभी तो मैं चलता हूं, डैडी के कॉलेज जाना है, शाम को इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दिव्य, मैं तुम्हारे डैडी के सामने कोई बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ना, हमेशा की तरह ये सब उन्हें बकवास लगेगा। भावना ने कुछ तंग सी आवाज में कहा। ओके मां, टेंशन मत लो, डैडी के आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी। नहीं मैं करूंगा, नहीं आप करेंगे। ओके ओके, बाय मेरी प्यारी सी मां। मां को भुजपाश में कसते हुए और साथ ही मां के पांव छूते हुए दिव्य तेजी से बाहर निकल गया। मां, आपके लिए चाय बनाऊं क्या? आस्था ने पूछा। नहीं बेटा, अभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं, भावना ने स्नेह से भरकर आस्था से कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। अच्छा आस्था बेटा, तुम जॉब कब से ज्वाइन कर रही हो? वहीं किचन से आवाज लगाते हुए भावना ने पूछा। नेक्स्ट मंथ से मां, आस्था ने कहा। शाबाश बेटा। आस्था के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए भावना ने उसके सर पर हाथ रखा। सुनो बेटा, मैं जरा रूपा आंटी के घर जा रही हूं, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। जी मम्मी। आस्था भावना के पीछे पीछे दरवाजे तक आई, दरवाजा बंद करने के लिए। रूपा के घर की ओर जाते हुए भावना खुद से ही संवाद करने में व्यस्त थी। उसे लगा कि आज मन में अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लेने के लिए जो दृढ़ निश्चय उभर रहा है, कहीं शाम को आलोक के आते ही वो ध्वस्त ना हो जाए। क्योंकि आलोक को हर समस्या का एक ही हल आता है, वो है गुस्सा। असल में गलती शायद आलोक की भी नहीं, वह है ही ऐसे परिवेश से जहां कला, शौक, जुनून जैसी बातें निरर्थक मानी जाती हैं, जहां पत्नी धर्म से अलग एक नारी का अपना स्वतंत्र वजूद भी हो सकता है, उन्हें समझ ही नहीं आता। जहां पढ़ी लिखी औरत से आशय किसी स्कूल कॉलेज में लगना भर होता है। भावना को अनायास ही वो दिन दिमाग में कौंध गए जब म्यूजिक कंपटीशन में उसने नया नया जाना शुरू किया था। क्योंकि बच्चे अभी स्कूल पढ़ रहे थे तो बच्चों के पास सास को बुलवाना होता था रुकने के लिए।
और तमाम सम्मान, प्रशंसा और गुणगान से अभिभूत जब वह घर लौटती थी तो अक्सर सासू माँ का मुंह बना ही मिलता था और सासू माँ गुस्से में कहती, अरे तेरे से ज्यादा तो प्राइमरी टीचर कमा ले, में कहाँ तू धक्के खाती फिरे। ये सुनते ही सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता था। जानती तो वह भी थी कि अगर कहीं अध्यापन करती तो मासिक अच्छा खासा कमा लेती, लेकिन 9 से 5 की नौकरी के लिए उसका मन कभी माना ही नहीं। उसके भीतर तो एक कलाकार हिलोरे ले रहा था जिसे अपने मन की संतुष्टि के लिए काम करना था। इसी उधेड़बुन से घिरी वह कब रूपा के दरवाजे जा खड़ी हुई पता ही नहीं चला। रूपा उस वक्त अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। कहीं जा रही हो रूपा? भावना ने पूछा। भावना की आवाज सुनकर जब रूपा मुड़ी तो उसका चेहरा दमक उठा। कहीं नहीं मेरी जान, सोच रही थी मार्केट तक जाऊं, पर अब तुम आ गई हो तो नहीं जाऊंगी, रूपा ने ठहाका लगाते हुए कहा। दोनों हंसते हुए भीतर की ओर आ गए। रूपा बहुत जिंदा दिल और हंसमुख इंसान थी। वे दोनों जब भी इकट्ठी बैठती तो ठहाके पर ठहाके लगते। जब भी भावना कहीं परेशान होती तो रूपा के आगे सब कुछ कहकर खुद को हल्का महसूस करती। आज ये चांद सा मुखड़ा इतना बेनूर कैसे? रूपा ने चुटकी लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस आज एक फैसले पर अड़िग हो गई हूं कि अब 60 के बाद की रिटायरमेंट के जैसे मैं भी घर की तमाम उलझनों से खुद को रिटायर करना चाहती हूं। बेटे की शादी भी हो गई है। बिटिया कनू ने तो बहुत पहले ही विदेश में घर बसा लिया था। बस अब अपने सपनों को कुछ समय देना चाहती हूँ ताकि कल को अगर मरने के बाद ईश्वर से आमना सामना हो तो वो यूं ना कह सकें कि बिटिया तुम्हें इतने गुण दिए थे, तुमने एक का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये कहकर भावना खिलखिला दी। रूपा भी भावना के साथ ही खिलखिलाई, लेकिन रूपा जानती थी इस हंसी के पीछे का दर्द। तो आ गई आखिरकार मोहतरमा में हिम्मत, रूपा ने कहा। हाँ आई तो है, बस बरकरार रहे ये हिम्मत आलोक के सामने, क्योंकि उसे ये सब बातें बकवास लगती हैं। रूपा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। पता है भावना, मुझे तुम्हें देखकर दर्द होता है, हमेशा एक टीस होती है। मैं कई आयोजनों में ऐसी महिलाओं को देखती हूँ जिनके पास पैसा तो बहुत है, आलीशान कोठी बंगले हैं, लेकिन वो तेरे जैसे गुणों के लिए तरसती हैं। वे अब कोई भी कीमत चुकाकर नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन एक तरफ हमेशा तुम्हें देखा जिसके भीतर गुणों की खान है, हुनर है, क्षमता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब करूंगी इस्तेमाल, अब जीऊंगी अपनी जिंदगी, अब करूंगी अपनी तलाश और पाऊंगी कोई मकाम। ये कहकर भावना दृढ़ निश्चय के साथ उठी और बाहर की ओर चल दी। अब अपने निर्णय से पीछे मत हटना, पीछे से रूपा ने जोर से कहा। पक्का है नहीं पलटूंगी, भावना ने जवाब दिया और अपने घर की ओर चल दी। रूपा ने उसे जाने से रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि भावना उसके पास अपने निर्णय को बताकर स्वयं को मजबूती देने आई थी। घर लौटी तो देखा घर पर कुछ भीड़ थी। ध्यान से देखा तो पाया आलोक के दोस्त रिटायरमेंट के बाद उसे घर तक पहुंचाने आए थे। फूल मालाओं से लदे आलोक के चेहरे पर असीमित संतोष था। इतने बरस तक कुशलतापूर्वक अपनी नौकरी का दायित्व जो निभाया था उसने, जिस नौकरी के लिए कभी घर परिवार की परवाह भी उसने नहीं की, क्योंकि जल विभाग में अधिकारी बनना उसका स्वप्न रहा था और अपने इस स्वप्न के लिए उसने हर चीज को दरकिनार किया था, घर परिवार भावना बच्चे सबको। आज आलोक की खुशी देखकर भावना सोच रही थी कि इस व्यक्ति की तमाम खुशियां और तकलीफें अक्सर ही नौकरी से जुड़ी रही। जब वह खुश होता तो समझ जाओ ऑफिस में अच्छा हुआ है, तनाव में होता तो बच्चे तक समझ जाते थे कि आज डैडी ऑफिस की टेंशन में है, क्योंकि कभी आलोक को घर की टेंशन तो भावना ने दी ही नहीं थी। भले खुद कितनी भी तनावग्रस्त रही हो, लेकिन आलोक को भनक तक नहीं लगने देती थी। इसलिए तो आलोक कहता था कि तुम्हें क्या पता नौकरी कैसे की जाती है, तुम तो पूरे दिन आराम किया करो, घर में बस मौज किया करो। ये बात गर्म शीशे की तरह भावना के कानों में पिघलती थी, क्योंकि भावना को पता था कि यही आराम तो उसे भीतर ही भीतर खत्म कर रहा है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मिस्टर गुप्ता की ये आवाज़ सुनकर भावना वर्तमान में लौट आई। ठीक हो भाई साहब, आप कैसे हैं? जी हम भी बढ़िया हैं। भाई साहब के रिटायरमेंट की आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ भाभी जी। जी बेहद शुक्रिया आपका, लेकिन आज एक बधाई से काम नहीं चलेगा, आपको दो दो बधाइयाँ देनी होंगी। दो बधाई? दूसरी बधाई किस बात की भाई? दूसरी खुशखबरी क्या है, जल्दी बताओ, आलोक ने हैरत से पूछा।
बताती हूँ, पहले तो आपको मेरी ओर से रिटायरमेंट की अनंत बधाइयाँ। भावना ने आलोक की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया जी, अब जल्दी से बताइए दूसरी खुशखबरी क्या है। आलोक बच्चों की तरह जिद पर अड़ा था। दूसरी खुशखबरी ये है कि आज मैं भी रिटायर हो रही हूँ। बड़े ही गंभीर होकर भावना ने कहा, तुम और रिटायर? हंसते हुए आलोक ने कहा, तुम तो हमेशा से रिटायर हो भाई, घर पर मौज ही तो मारती हो। गुप्ता जी, असल में औरतों की मौज है, नौकरी की कोई टेंशन नहीं और आराम से घर में मौज लो। घर का असली सुख तो औरतें ही भुगतती हैं और हम बेचारे आदमी, इनकी जिंदगी तो दिन रात बस कमाने में निकल जाती है। ये कहकर आलोक और गुप्ता जी ने जोर का ठहाका लगाया। इतने में भीतर से दिव्य सभी के लिए खाने पीने का सामान लेकर आ गया। जैसे ही वह रूम में दाखिल हुआ, उसने माँ के चेहरे पर आए अपमान बोध को पढ़ लिया। माँ, आराम से, अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। माँ, एक बार आपको आस्था अंदर बुला रही है। नहीं दिव्य, अब मुझे भीतर नहीं जाना, अब मुझे बाहर जाना है, अब मुझे खुद के लिए जीना है। तुम जानते हो दिव्य, जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त माँ बाप ने कहा था, जो कुछ भी बनना है शादी के बाद बनना। और तुम्हें तो पता ही है दिव्य, उस समय जब मैं ख्वाबों के विस्तृत आकाश में उड़ रही थी, अचानक से मैंने अपने ख्वाबों की गठरी बांधी और सारे सपनों को तह किया और अलमारी, मतलब दिल की अलमारी के भीतरी तहखानों में बंद कर दिया। उसके बाद शादी हुई तो ससुराल में किसी को इन सपनों की सार्थकता ही नहीं लगी। मेरे हुनर का कोई एहसास ही नहीं किया गया। यह हमेशा ये कहकर टालते रहे कि बच्चे बड़े हो जाएं तो करना। और खुद मेरे भीतर की माँ को भी यही लगता रहा कि मैं अपने बच्चों को उपेक्षित ना करूं। लेकिन आज जब मेरे सभी दायित्व पूरे हो गए हैं तो मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मेरी तमाम उम्र का कुछ हिस्सा तो नाम हो मेरे। मैं खुद को महसूस करना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। सारे आवरण हटा मैं वही होना चाहती हूँ जो मैं हूँ। मुझे जी लेने दो प्लीज, मुझे जी लेने दो। कहते कहते भावना की आंखों से रुलाई फूट पड़ी। लेकिन अपने उन आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपना बैग उठाया और चल दी एक नए जहां की तलाश में, अपने अस्तित्व की तलाश में, जिंदगी की सार्थकता की तलाश में। और उसके कानों में बहुत पहले लिखी उसी की गजल की कुछ पंक्तियां गूंज रही थी। बेजुबां इस शहर की मैं जुबां हो जाऊंगी, चल पड़ी तन्हा भी घर तो कारवां हो जाऊंगी। आज कहीं दूर डूबता सूरज भी एक नई आभा बिखेर रहा था। 60 के पार भावना को जीवन का अलग आधार मिल रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, यदि बहुत पसंद आती हैं तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनकंडीशनल बाय आनंद। मिलता हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ।